Then Dr. Aparna Singh. I would also like to welcome our for introductory remarks. I would like to request Mr. Javed Rahmani sir, Editor-in-Chief, Journalism Today Group. Then Dr. Diba for introductory remarks. For paper presentations, I would like to request Dr. Divya Tavarma to please be seated. And now the backbone of the program, Dr. Jaseem Mohammed sir, I would like to request him to please join us. Now without any further ado, मैं डॉक्टर दौलत राम सर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ जनगण मन के लिए आए. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग. तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे. गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. जय हिंद. Thank you, Dr. Daulat Ram sir and Dr. Diba. Now, I would request Mr. Javed Rahmani sir for the welcome introductory remarks. बहुत शुक्रिया डॉक्टर तुशिता. तमाम मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आज का जो मौजू है जिससे हम सब पूरी तरह वाकिफ़ हैं, एआई, चूँकि हम जहन में पूरे हावी कर रखा है कि एआई है क्या. मसनूई ज़हानत पे आमतौर पे बच्चों के अंदर, तलबा के अंदर, बल्कि अब तो बड़े भी इस पे तजस्सुस का शिकार हो रहे हैं कि ये है क्या. तो इस पे सेंटर फॉर नमो स्टडीज़, NCPUL एंड ICSSR ने एक सेमिनार का आयोजन किया है, जिसमें आज हमारे साथ जो पैनलिस्ट हैं, जो हिंदुस्तान के बहुत ही मोतबर और मुअज़्ज़िज़ जो इस फील्ड के महारत रखते हैं, और बल्कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरी यूनिवर्सिटी में आप अक्सर जाते हैं और AI के अहम टॉपिक पे अपनी बात रखते हैं. तो आज का जिस तरह से सेशन शुरू है, जो अभी बताया गया, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये NCPUL कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान की कोशिशों और ICSR सेंटर फॉर नमो स्टडीज़, इन सब ने एक अच्छे ऐसे टॉपिक को जो आने वाले जो हमारे युवा हैं, नौजवान हैं, जिसे आप ज़ेनजी कहते हैं, उनके लिए काफ़ी अहमियत का हामिल इसलिए है चूँकि ये एक तरह से कहा जाता है कि रोज़गार के मौक़े भी बहुत लेके आ रहा है पूरी दुनिया में. इस पे आप देखिए कि ख़ास करके यूरोप में इस पे पूरा एक एक तरह से शोबा बनाया गया है. इंडिया में हमारे लगभग तमाम यूनिवर्सिटीज़ में अब AI का एक तरह से उसके एक्सपर्टाइज़ रखे गए हैं, शोबा बनाया गया है. तो आज हम सब की खुशनसीबी ये होगी कि जो हमारे यहाँ डाइस पे जो एक्सपर्टीज़ हैं, जिनको सुनने के लिए लोग मीलों का सफ़र करके जाते हैं, ये हमारे साथ आज हम इनको सुनेंगे. और न बल्कि उनकी एक बात यहाँ से हम सबको, ख़ास के मैं नौजवानों को कह रहा हूँ, जो स्टूडेंट हैं, वो अपनी लाइफ में भी इसको इम्प्लीमेंट करें. आज हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं जो न सिर्फ हमारे हाल बल्कि हमारे आने वाले कल का भी फ़ैसला करेगा.
जी हाँ, हमारा आज का मौजू है मसनूई ज़हानत बराए तालीम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन। बदलते हुए दौर के तकाज़ों और उस जदीद टेक्नोलॉजी की अहमियत को उजागर करने के लिए किसी ने क्या खूब कहा है, नया एक दौर है, नई मंजिलें, नई हैं राहें, बदल रहा है जहां, साथ दे रही हैं निगाहें। तो ये पूरा मौजू के हिसाब से जो कि हमें अगर साथ नहीं होंगे, बदलते वक्त को अगर नहीं समझेंगे, तो स्टूडेंट जो है वो एक मेन धारा से पीछे हो जाएंगे। हम एक ऐसे इनकलाबी दौर से गुज़र रहे हैं जहां ब्लैक बोर्ड की जगह स्मार्ट स्कैनर्स ने और रवायती किताबों की जगह डिजिटल लाइब्रेरी ने ले लिया है। मसनूई ज़हानत AI जिसे आप कहते हैं, अब महज साइन फिक्शन फिल्मों का हिस्सा नहीं रही, बल्कि AI हमारे क्लासरूम्स का हिस्सा बन चुकी है। आज का ये सेमिनार हमें ये समझने का मौका फराहम करेगा कि किस तरह असातिज़ा के लिए एक मददगार साथी AI बन सकता है। हम अपनी रवायती तालीम को जदीद टेक्नोलॉजी से कैसे हम आहंग कर सकते हैं, ये याद रखना होगा कि टेक्नोलॉजी इंसान के मुतबादिल नहीं बल्कि इंसान की सलाहियतों को बढ़ाने का एक ज़रिया है। हमें ये जहन में रखना चाहिए कि ये AI जो है ये भी इंसान की ही ज़हानत का ईजाद है। तो मैं आपको ज़्यादा वक्त लेते हुए, चूँकि बहुत सारे हमारे यहाँ इंटेलेक्चुअल और एक्सपर्टीज़ यहाँ बैठे हुए हैं, चूँकि प्रोग्राम का सेमिनार जो थीम था जिसे कहा जाता है इंट्रोडक्टरी कलमात, हमने आपको बताया, और यकीनन आज का ये सेमिनार इस मानों में भी अहमियत रखता है, चूँकि ये दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हो रहा है, तो पूरे मुल्क में इसका बड़ा मैसेज जाएगा। बहुत शुक्रिया। Thank you, Javed sir. Now, without any further ado, I would request Professor Jasim Mohammed sir to please take this forward. जय हिंद। आज के इस टेक्निकल सेशन के चेयरमैन प्रोफेसर एहतराम रज़ा साहब से मैं इजाज़त लेना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इजाज़त चाहता हूँ आपसे। डॉक्टर अमृता शास्त्री जी हैं आज को चेयर, डॉक्टर JP सिंह साहब और डॉक्टर अपर्णा सिंह जी जो रास्ते में हैं। बहुत सारे हमारे पास आज मैसेज हमारे पास पेपर आए हुए थे, क्योंकि AI से जनरेटेड पेपर्स हमारे पास बहुत सारे ही आ गए थे। जिसके लिए मनाही थी वही लोग ने सब किया, लेकिन इस बीच हमारे साथी प्रोफेसर दिव्या जी ने एक पेपर लिखा और हमें पसंद भी आया, जो टीम को पसंद आया। शाही रज़ा ख़ान साहब हैं, वंशित मेहता जी हैं। आज बस 2-3 पेपर करके, क्योंकि हमारा कार्यक्रम का जो रूपरेखा है वो अभी 10:30 बजे शुरू होगा, जो गेस्ट अब मेन प्रोग्राम्स हमारे हैं, उसके बाद 2 बजे से दारा शिको पे। आज इस कार्यक्रम का मकसद जो है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी विकसित भारत को ध्यान में रखते हुए है, और मैं शुक्रगुजार हूँ नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज के कि उन्होंने हर वक्त राष्ट्र निर्माण के इस विकसित भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो सपना है अमृत काल का, उसको पूरा करने के लिए नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज बहुत कार्यक्रम और लोगों से जुड़ने का काम करता है। इस वजह से मैं नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज के तमाम अधिकारी, पदाधिकारी और ख़ास तौर से जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर मोहम्मद शम्स इकबाल साहब और रिसर्च ऑफिसर डॉक्टर कलीमुल्ला साहब, इक़्तिदार साहब, एडमिन ऑफिसर, सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि सेंटर फॉर नमो स्टडीज़ के ऊपर बहुत सारे दिक्कतें, परेशानियाँ आई, इसके बावजूद भी मकासिद को उन्होंने सबसे पहले देखा और हमारे साथ खड़े हुए। ICSSR ने हमें एक ताउन भी किया फाइनेंशियली फरवरी में, उसके तहत हमने बहुत सारा काम आगे भी हम करेंगे। और मुझे लगता है कि आज के इस कार्यक्रम में एक रूपरेखा भी तैयार होगा, और इस कार्यक्रम का हमें उम्मीद है कि आप सब आनंद लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much, Jasim sir. Now I would request Dr. Diba to share introductory remarks. Thank you, Tushita.
respected chairpersons, honorable guests, scholars and all esteemed participants, a very warm greetings to everyone. It gives me immense pleasure to welcome you all to this technical session of the AI Education Summit 2026. Today's session is not merely about presenting research papers, rather it is a dynamic platform for the exchange of ideas, innovation and knowledge. Artificial intelligence is no longer just a technological concept. It has emerged as a transformative force that is reshaping the landscape, methodology and future of education. The theme of our conference, AI for Education, AI in Education, is both highly relevant and visionary. On one hand, AI is making education more accessible, personalized, and effective. On the other hand, its integration into educational system is opening new possibilities while also presenting new challenges. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो एजुकेशन शिक्षा का जो क्षेत्र है, AI की बदौलत हम परंपरागत शिक्षा से समावेशी शिक्षा को लाने में AI हमारा बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है. आज हमारे इस टेक्निकल सेशंस में हमारे जो पेपर प्रेजेंटर्स हैं, आई होप कि इस पर भी बात करेंगे. द रिसर्च पेपर दैट विल be presented during this technical session are not merely academic exercises. They represent thoughtful contributions that have the potential to influence and shape the future of education. Each researcher has invested significant effort, insight, and scholarly dedication into their work. It encourages all presenters to share their ideas with clarity, confidence, and purpose. I also request all participants to actively engage in this discussion and contribute towards making this session more enriching and meaningful. With these words and with great expectations for productive discussion and valuable insights, I hereby declare the technical session open. Thank you very much. डॉक्टर दीबा स्टूडेंट हैं और सर पोस्ट डॉक्टरल फेलो हैं हिंदी की, लेकिन उन्होंने आज अंग्रेज़ी में बहुत अच्छा से अपने चीज़ों को प्रस्तुत किया. इसलिए बहुत बहुत मुबारकबाद. आज इस कार्यक्रम में ख़ास जो है मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे मेंटोर हैं श्री अनिल माहेश्वरी जी का, जो 86 के हैं, लेकिन ये उन्होंने कहा कि मेरे हर प्रोग्राम में सबसे पहले यही पहुँचते हैं. सर आपको बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया. डॉक्टर दीबा आप स्टेज पे लीजिए, आप शुरू कीजिए, मैं आ रहा हूँ. So, respected Chair, with your permission, may we now begin the paper presentation session. So, with the permission of the Chair, I would now like to invite our first presenter, Professor Divya Rashmi Tawar ma'am, to present her paper titled Integrating Ancient Indian Philosophical Principles and Epics into AI Education, Fostering Ethical Consciousness and Holistic Learning through Karma Yoga, Dharma and Narrative Pedagogy. Ma'am, the stage is yours. You will have 4 minutes for presentation, followed 1 minute for remarks. Thank you. Thanks, Tushita, for all the introduction, people sitting on the dais, and Jashi Mohammed sir, Baba Dhanyavad, and the people sitting as an audience, Anil Maheshwari sir, Dhanyavad. सो आज का जो पेपर है जो मैंने बनाया, तो उसमें एक थॉट प्रोसेस ये था कि क्यों हम अपनी चीज़ों से अलग होते जा रहे हैं. एआई एक बहुत ही ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है अगर इसको पॉजिटिव सेंस में देखा जाए. रीज़न क्या है कि जब मैं नॉर्मली सुमैया विद्या विहार में साइबर सिक्योरिटी की प्रोफेसर हूँ, पर मैंने वीसी सर से रिक्वेस्ट करा कि मुझे एजुकेशन डिपार्टमेंट दिया जाए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़रूरी है टीचर्स को किस तरीके से पढ़ाना है और किन बातों पे ज़ोर देना है. क्योंकि अगर अर्ली एजुकेशन की बात करें तो बहुत अच्छी चीज़ है जो एआई में मुझे अच्छी लगती है, मेटावर्स. और जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बताती हूँ मेटावर्स क्या होता है. जैसे एक वीडियो गेम होता है ना, आप देखते हो आँखों पे लगा के, जैसे आप 3D पिक्चर देखते हो, ऐसे मेटावर्स होता है.
हिस्ट्री का सब्जेक्ट हम में से किसी को नहीं पसंद, पर कितना अच्छा हो ना कि हम उस हिस्ट्री में जाके देख सकें कैसा है वो सब्जेक्ट, कैसा है, हमें क्या पढ़ाया जा रहा है, हड़प्पा संस्कृति में क्या होता था। तो मेटावर्स वही है कि आपको बताया जाएगा कि आप उस जगह पे जाके फील कर सकते हो, जिसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। जैसे होलिस्टिकल उसमें एजुकेशन के अंदर कहा गया NEP का, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, कि आप बच्चों को होलिस्टिकल डेवलपमेंट बताइए, खुश रहना सिखाइए और साथ में ये सिखाइए कि आप रोल प्ले कैसे करें। तो इसके अंदर, इस पेपर के अंदर मैंने सबसे ज़रूरी बातों पे ध्यान दिया है कि हमारी जो दादी थी या जो भी हमारे बुज़ुर्ग थे वो हमें बहुत अच्छी तरीके से सिखाते थे मॉरल वैल्यूज़ स्टोरी की तरह। जैसे रामायण होगी, महाभारत होगी, गीता होगी, कितना अच्छा था ना कि वो वाला कंसेप्ट है कि तुम्हें ऐसा बनना है, क्योंकि अर्ली एजुकेशन मुझे लगता है वो नींव है हमारी, और जो बच्चा जैसे हम सीड करेंगे वो आगे ऐसे ही पेड़ बनेगा। तो बहुत ज़रूरी है टीचर्स को बताना कि अर्ली एजुकेशन में किस तरीके से पढ़ना है, कैसा इंसान बनना है, कैसी मॉरल वैल्यूज़ तुम्हारे अंदर होनी चाहिए और क्या तुम आगे जाके बनोगे। सिंपल सी चीज़ है। तो अगर हम रामायण की बात करें तो सबसे अच्छा जो कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तो उनसे सीखने को हमको क्या मिलता है, मॉरल वैल्यूज़। यानी कि बहुत डिफ़िकल्ट है पर कुछ हद तक तो तुम अपना सकते हो उस मॉडल को कि कुछ चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अच्छी करनी चाहिए। मॉरल वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। अगर मैं महाभारत की बात करूं, कैसे क्राइसिस मैनेजमेंट हो सकता है, कैसे मोटिवेशन कहते हैं ना, मैनेजमेंट की बुक कितनी अच्छी हो, महाभारत से अच्छा मुझे लगता है मैनेजमेंट बुक कोई भी नहीं है। इतने सारे करेक्टर्स हैं और उनको कैसे करा जा रहा है ना कि क्राइसिस में तुम कैसे काम करो। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगता है कि जो मोटिवेशन स्पीकर, जो टीचर्स होते हैं ना, मोटिवेटर की तरह कैसे देखते हैं, लॉर्ड कृष्णा इज़ द बिगेस्ट एग्जाम्पल फॉर दैट, कि आप कैसे सीख सकते हैं कि आप किस तरीके से एक युद्ध को लड़ेंगे। जो उनका संवाद है ना रश्मि रथी में जो दिया गया है, जो कृष्ण और उसका संवाद है, अर्जुन जी का संवाद है, उसमें ये दिया गया है कि क्या आप किस तरीके से उनको हराओगे, यानी कि तुम्हारा गोल क्लियर होना चाहिए। मोटिवेशन टॉक में क्या पढ़ाते हैं, ये तो बताते हैं ना कि तुम्हारा गोल अच्छा होना चाहिए और वो चुनो अपनी सहूलियत के हिसाब से, यानी कि तुम्हारी कैपेबिलिटी के हिसाब से। तो बहुत सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं जो इस पेपर में मैंने डिस्कस किया है कि ये अगर बुक हमारे टाइम में थे, मेरे ख्याल से मैम इस बात से एग्री करेंगे। मैम जो आपने स्टार्टिंग में बुक्स पढ़ी, जब हम लोग उस वाली जनरेशन के हैं जहाँ हमें गीता पढ़ाई जाती थी, 7th में थी ना गीता, 7th या 8th में गीता थी, 6th में थी, अब वो क्यों सिलेबस से हट गई है। 6th में हमें पढ़ाया जाता था रामायण, 7th में महाभारत और 9th के अंदर गीता होती थी। जो भी सब्जेक्ट लेते थे 8th के बाद कि हमने हिंदी लेनी है, वो सब्जेक्ट मुझे लगता है AI से ज़्यादा, क्योंकि AI के अंदर आप उसको अगर इन्वॉल्व कर ले, एक स्टोरी टेलिंग की तरह सिखाएं बच्चों को कि ऐसे आप अपनी मॉरल वैल्यूज़ को क्या कहते हैं ना, बिल्ड कर सकते हैं अपने अंदर, स्टार्टिंग से लेके आ सकते हैं। तो कितना अच्छा होगा कि अगर हम अपनी अर्ली एजुकेशन में पढ़ाई को इस तरीके से पढ़ाई को होलिस्टिकल पढ़ाई हो जाए, हमारी डेवलपमेंट हो जाए, हम सारी चीज़ों को सीख लें। और बहुत सा ज़रूरी है, अगर हमारी न्यूक्लियर फैमिली बन चुकी है, दादा दादी हमारी ज़िंदगी में नहीं है, समहाउ कोई भी रीज़न्स हो सकते हैं, तो स्टोरी टेलिंग मुझे लगता है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। जब मैं एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन मैंने ज्वाइन करा तो बहुत डिफ़िकल्ट था साइबर सिक्योरिटी पढ़ाना, बहुत डिफ़िकल्ट है कि लगता है ना कि इतना इसके अंदर कोडिंग होगा, ये होगा। मैंने जो इतने भी सब्जेक्ट पढ़ाए अभी तक थ्रू आउट, आई थिंक मेरे पढ़ाने का जितना 18 ईयर से ज़्यादा हो गया है जो मैं पढ़ा रही हूँ, पर्टिकुलर डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, उनमें से 10 साल से मैं साइबर सिक्योरिटी पढ़ा रही हूँ। उसके अंदर मैंने हमेशा सब्जेक्ट ऐसे पढ़ाने की कोशिश करी स्टोरी टेलिंग की तरह, और बच्चों का फीडबैक मेरे पास हमेशा ऐसा आया कि मैम हमें ये सब्जेक्ट ना डिफ़िकल्ट लगा ही नहीं। कोडिंग सीखनी है तो एक कोडिंग के लिए तुम कैसे कर सकते हो। इवन जब मैं दिल्ली पुलिस में भी होती हूँ तो मैं उनको पढ़ाती हूँ कि कोडिंग करने का मतलब सिंपल है कि इसको पता है, इसको पता है, तुम्हें दोनों को इन्फॉर्मेशन किस तरीके से आगे भेजनी है। क्योंकि आगे अगर मैं इस चीज़ की बात करूँ, AI की बात करूँ, एवरीथिंग इज़ मैनिपुलेटेड। आप जितनी भी इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं वो मैनिपुलेट हो सकती है। तो वही लेके हमने इस पेपर के बारे में बताया है कि किस तरीके से आप स्टोरी टेलिंग की चीज़ें अपने बच्चों को बता सकते हो, वो एजुकेशन के अंदर ला सकते हो, और अर्ली एजुकेशन में किस तरीके से ये फंडामेंटल रोल प्ले करेगा। एंड थैंक्स एवरीबडी फॉर लिसनिंग मी। धन्यवाद। ठीक है मैम।
जैसे आगे और एक्सप्लेन करना है, ठीक है? थैंक यू सो मच मैम, आपने कर्म धर्म योग इन सबको एआई से जोड़कर एक बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुति दी. नाउ विद द परमिशन ऑफ द चेयर आई वुड नाउ रिक्वेस्ट our second presenter, Mr. Shahi Raza Khan and Mr. Vanshit Mehta, to present their paper titled Media Convergence and Indian Knowledge System Transforming Traditional Wisdom into Digital Experiences. Good morning everyone, I'm Shahi Raza Khan and this is my co-presenter Vanshit Mehta. We are from Jamia Hamdard. Today we are going to present our research work. The title of our paper is Media Convergence and Indian Knowledge System Transforming Traditional Wisdom into Digital Experiences. So first let's understand what is media convergence. Media convergence is basically जब हम 3-4 टाइप्स की मीडिया को एक साथ मिलाते हैं या उसके एलिमेंट्स को एक साथ मिला के कुछ नया देने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जांपल ई न्यूज़पेपर्स हो गए हमारे, या फिर हमारा इंस्टाग्राम रील्स हो गई. तो उसमें हम देखेंगे तो मल्टीपल मीडिया एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं, जैसे टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो एंड डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज लाइक AI, ब्लॉकचेन एक्सेट्रा. उसके बाद में व्हाट इज़ इंडियन नॉलेज सिस्टम. So Indian knowledge system is basically India's traditional wisdom covering science, wellness and arts. जो हमारा आयुर्वेदा है, that is the part of Indian knowledge system. उसके बाद में जितनी भी योगा है और जितने भी हमारे ancient scriptures हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे पूर्वज कैसे थे, हमारा जो बैक लाइफ है वो कैसी थी और हम कहाँ से आए हैं और हम मतलब ऐसे क्यों हैं, वो इंडियन नॉलेज सिस्टम है. तो हमारा जो पेपर है वो इस पे फोकस करता है कि मीडिया कन्वर्जेंस और इंडियन नॉलेज सिस्टम को हम कंबाइन करके ग्लोबल रीच कैसे दे सकते हैं, ताकि जो इंडियन नॉलेज सिस्टम का जो भी मतलब पार्ट है वो पूरी दुनिया को कैसे पता चले. तो ये स्टडी क्यों मैटर करती है? बेसिकली इतनी सारी हिस्ट्री है हमारे पास, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास, तो उनको मैनेज करना आज की डेट में एक बहुत टफ वर्क है, क्योंकि उनका जो पेपर होल्ड है वो उसके आने वाले 50 ईयर्स तक रहेगा, 100 ईयर्स तक रहेगा, उसके बाद वो वैनिश हो जाएगा. तो ये जो वो है ओल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, उसको हम एक फिजिकल फॉर्म में जो फेड हो रही हैं उसको हम एक जगह पे स्टोर करेंगे, ताकि जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनको भी हेल्प मिले. और उसके बाद में जैसा कि आज हम सब जानते हैं कि यूथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट टर्म उनका वो है, विजुअल पीरियड है. तो हम ऐसी चीज़ों को कंबाइन करेंगे, जैसे 15 सेकंड्स वाले रील्स हो गए, 30 सेकंड्स के इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो गए, या फिर 1 मिनट 5 मिनट्स. तो यूथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा एंगेज रहे. जैसे हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, यूथ आजकल सब यूथ सोशल मीडिया पे अवेलेबल होंगे, चाहे वो ऑफलाइन न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे, कोई चीज़ कर रहे हैं, नहीं कर रहे, लेकिन वो ऑनलाइन एक्टिव मिलेंगे हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे. तो जो बेसिक मोटिव है वो यही है कि जो लोअर यूथ का जो इंटरेस्ट है उसको बिल्ड किया जाए और हमारी बात एक बहुत इनोवेटिव, क्रिएटिव वे के अंदर प्रेजेंट करी जाए, ताकि जो यूथ है वो भी एंगेज रहे और साथ ही साथ जो हम मतलब उसको बोर ना करें. बेसिकली जो हमारा मोटिव है, नॉट टू बोर यूथ. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी. तो हमारी स्टडी के 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं. टू अंडरस्टैंड हाउ डिजिटल टूल्स सक्सेसफुली प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज. तो हम देख सकते हैं आज के टाइम में वी हैव ब्लॉकचेन. तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम जितना हमारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, जितने हमारा इंडियन नॉलेज सिस्टम का काम है, उसको हम छोटे छोटे ब्लॉक्स में स्टोर कर सकते हैं डेटा को क्लाउड पे. और उसके बाद में वो डेटा इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू मैनिपुलेट दैट डेटा, अगर एक बार हमारे पास वो डेटा उस तरीके से स्टोर हो जाता है. सेकेंड इज टू लुक हाउ मॉडर्न इंटरनेट टूल्स चेंज द वे वी लर्न एंड टॉक अबाउट एंशिएंट कल्चर. वही जैसे वंशित ने बताया कि रील्स और उस सब के थ्रू VR AR डिवाइसेस का हम यूज़ कर सकते हैं. तो रियल टाइम एक्सपीरियंस हम लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं और दिखा सकते हैं कि हाँ जो हमारी ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़ थी वो ऐसी दिखती थी और जो ट्रेडिशनल हमारा आर्किटेक्चर था वो ऐसा दिखता था. उसके बाद में टू मैप आउट द एवरीडे बेनिफिट्स एंड सेफ्टी प्रॉब्लम्स इन पुटिंग कल्चरल नॉलेज ऑनलाइन. तो जब हमारे डेटा सेफ क्लाउड सर्वर्स पे स्टोर होगा ब्लॉकचेन के थ्रू, तो वो मैनिपुलेट नहीं हो पाएगा और उसके बाद में हम उसको वहाँ से उठा के एक ग्लोबल रीच दे सकते हैं.
हमारा जो रिसर्च वर्क था, फ्रेमवर्क जो था वो बहुत सिंपल था। हमने क्वालिटेटिव और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करी है, जिसके अंदर हमने सेकेंडरी जर्नल्स और सेकेंडरी डेटा का यूज़ करा है, वेबसाइट्स का यूज़ किया है, और उसके बाद इसमें हमने कंटेंट एनालिसिस किया है, उसके बाद रिव्यू करा है, जिससे हमें पता चला है कि क्या क्या फाइंडिंग्स हमारे पास अभी आगे आएंगी। और इसका जो मेन फोकस है वो वही है AI, VR, पॉडकास्ट और सोशल मीडिया। एरियाज़ इन इंडियन नॉलेज सिस्टम, जो मतलब एरियाज़ हमने अपने पेपर में कवर करे हैं, वो आयुर्वेदा, योगा, वेदास, और जो वेदास के अंदर का प्रॉपर नॉलेज था वो, उसके बाद में आर्ट्स एंड राइटिंग, क्लासिकल स्टोरीज, हेरिटेज आर्ट, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, वो सब हमने कवर करा है। और ओल्ड एजुकेशन, जैसे गुरुकुल्स में जो एजुकेशन सिस्टम था उसको एक तरीके से प्रिजर्व करने की कोशिश करी है। तो हम आज की डेट में हर जगह पर क्या बोलते हैं, एवरीडे प्लेटफॉर्म्स में हम सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं। तो जो छोटी वीडियोस होती हैं 15 सेकंड्स वाली, 30 सेकंड्स वाली, वो काफ़ी ज़्यादा इंगेजिंग होती हैं। आजकल यूथ पॉडकास्ट में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, क्योंकि वो स्पॉटिफाई के ऊपर सिर्फ अपना मेट्रो के अंदर वो अपने ईयरफोन्स लगा के पॉडकास्ट सुनते हुए चले जाते हैं। उनका टाइम भी पास हो रहा है और साथ में वो एक कंटेंट भी कंज्यूम कर रहे हैं। उसके बाद जो एडवांस मीडिया है, जैसे AI और VR एक अलग पूरी एक वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड जनरेट कर देता है। जैसे अगर हमें हुमायूं टॉम का मतलब जब वो बना था 1600 समथिंग ईयर्स में, तो अगर हमें उसका व्यू देखना है तो हम VR के थ्रू, ग्लासेस के थ्रू वहाँ पर हम जा सकते हैं। हमें लगेगा कि हम हुमायूं के बिल्कुल मतलब हुमायूं टॉम के अंदर ही हैं। और साथ में हाउ AI इज इंटीग्रेटेड इन दी बुक्स, हम देखते हैं कि क्लास 10th 12th की बुक्स के अंदर QR स्कैनर्स हैं, YouTube वीडियोस डायरेक्टली उसके अंदर ओपन अप हो जाती है, जो उसका पूरा चैप्टर का एक समरी बता देती है। तो वो इंटरैक्टिव भी है, साथ में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट इंगेजिंग भी है। मेन लर्निंग्स एंड फाइंडिंग्स, हमारी जो इस रिसर्च के थ्रू मेन लर्निंग्स एंड फाइंडिंग्स है, फर्स्ट इज यूथ इंटरेस्ट। तो जो यूथ है हमारा, वो आज की डेट में फन और शॉर्ट टाइप ऑफ कंटेंट कंज्यूम करने में इंटरेस्ट करता है। मैक्सिमम टाइम स्पैन जो यूथ का है, इट्स अराउंड 30 to 45 सेकेंड्स। तो हमें ऐसा कंटेंट डिलीवर करना है तो जो पूरी इन्फॉर्मेशन 30 to 45 सेकेंड्स में प्रोवाइड कर सके, और वो थोड़ा सा इंगेजिंग हो, अट्रैक्टिव इंटरैक्टिव दोनों हो कंटेंट हमारा। सेकेंड इज ग्लोबल रीच। तो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, न्यू एज प्लेटफॉर्म्स है, EMTs बेसिकली इमर्जिंग मीडिया टेक्नोलॉजीज, उनके थ्रू हमें ग्लोबल रीच मिलती है, और हमारा कंटेंट जो हमारा पूरा वो है इंडियन नॉलेज सिस्टम, वो पूरी एक ग्लोबल रीच एक्सेस कर पाता है। Please conclude. The time is almost over. Please conclude. So the conclusion is that technology acts as the perfect everyday bridge to link history and modern times. We must monitor data to ensure that it remains authentic. The future scope for this research, using advanced AI helpers to decode scripts and building immersive digital cultural worlds for next generation interactive learning process. Thank you so much. थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। AI को इंडियन नॉलेज सिस्टम, जेंडर, पीस कीपिंग, हर तरह के प्रारूप में पढ़ने में और उसको एक्सप्लेन करने में एक डिफरेंट एप्रोप्रिएट पर्सपेक्टिव हम सबके सामने आ चुका है। नाउ विद द परमिशन ऑफ चेयर, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट डॉक्टर JP सिंह सर टू प्लीज शेयर हिज इनसाइट्स। जनरल कुछ भी। सर, Thank you, madam, and thank you, Namo Adhyan Kendra, and especially thank to Professor Jasmeen sir to given this opportunity. Changing pattern in your society is very important. We never deny the changing pattern in your society. Important ये है कि सोसाइटी में जो कुछ भी बदलाव हो रहा है उसे हम स्वीकार भले ना करें, बट उसे हम अस्वीकार नहीं कर सकते। कोई भी यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हम अभी इस बदलाव के साथ नहीं चल रहे तो फ्यूचर में नहीं चलेंगे, चलना ही होगा। AI कुछ इसी तरीके का हमारा सिस्टम है जो अभी एक तरीके से बहुत तेज़ी से इम्प्लीमेंट हो रहा है। मैं चूँकि सोशियोलॉजी का टीचर हूँ तो मेरा पर्सपेक्टिव ये होता है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ द सोशलाइजेशन इन योर लाइफ। जब हम छोटे थे तो हमें अगर मदर दूध पिलाती थी तो अपने साथ ही हमें अपने पास रख के दूध पिलाती थी, और कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन भी होता था। आज अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी बच्चे को
कोई भी ऑप्शन देना चाहता है कि वो थोड़ा कूल हो जाए, थोड़ा ठंडा हो जाए, तो उसे क्या पकड़ाता है? मोबाइल फ़ोन। इम्पॉर्टेंट इज दैट कि हाउ टू स्टार्ट योर लाइफ। किसका लाइफ? बच्चे का। यानी कि जो पर्सपेक्टिव इन बोथ पेपर भी रिफ्लेक्ट हुआ। प्रीवियस नॉलेज सिस्टम, इंडियन नॉलेज सिस्टम, जिसको अभी 2 हमारे शिक्षकों ने या स्टूडेंट हैं उन्होंने प्रेजेंट किया, एंड मैम ने भी ऑल्सो बताया। इम्पॉर्टेंट इज TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जो एग्जिस्ट कर रहा है सोसाइटी में, जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो दिखता है वही इंपॉर्टेंट है, जो नहीं दिख रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन में आप अगर जाएंगे तो किसी भी बच्चे का जो स्टार्टिंग फर्स्ट जर्नी है वो उसके फैमिली से स्टार्ट हो रहा है, तो फैमिली इज इंपॉर्टेंट। मैं एक गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाता हूं, वहां मैं ऐसे बोल भी नहीं सकता हूं कि फर्स्ट सोशलाइजेशन इज स्टार्ट बाय द मदर, क्योंकि बच्चियां हाथ खड़ा कर देती हैं, व्हाई सर, व्हाई मदर, व्हाई नॉट फादर। तो ये सब जो डिस्कोर्स है, ये सब जो कम्युनिकेशन है, या ये सब जो चेंजिंग पैटर्न इन योर सोसाइटी है, इस पर भी हमें थोड़ा सा सोचना होगा। AI अपने आप थोड़ा सा वहां से रिमूव हो जाएगा कि बच्चे को केयर कौन कर रहा है। सेकंड सोशलाइजेशन इज स्टार्ट बाय योर सोसाइटी। देयर इज नो सोसाइटी। सोसाइटी को भी हमें समझना होगा कि वेयर इज माई सोसाइटी। दिल्ली कोई सोसाइटी नहीं जहां आप रहते हैं। जिस फ्लैट में आप रहते हैं, जहां आप आसपास रहते हैं, वो आपकी अपनी कोई सोसाइटी नहीं है। आई एम सॉरी टू कि मैं इस तरीके की बातें बोल रहा हूं, क्योंकि उसके साथ आपका कोई इंटरेक्शन नहीं है ना। जिसके साथ आपका कोई इंटरेक्शन नहीं है, जिसके साथ आपका कोई कम्युनिकेशन नहीं है, आप उसे सोसाइटी नहीं कह सकते। वो तो वैसे ही है जैसे होटल होता है, आप एक रूम में रुके हुए हैं, बगल में कोई और रुका हुआ है, वो रेडी होकर के कहीं चला गया, आप रेडी होकर के कहीं चले गए। दिस इज नॉट सोसाइटी। सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है इन बिटवीन देयर इज रेगुलर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन। यहां जो लोग भी आए हैं एटलीस्ट वो एक से कम्युनिकेशन करके जाएंगे। एक से कम्युनिकेशन का मतलब होता है उससे रिलेशनशिप बना करके जाएंगे। नहीं कुछ होगा एटलीस्ट फोन नंबर तो लेके ही जाएंगे। आज भी हम किसी से भी कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट हम सबसे पहले क्या पूछते हैं? योर फोन नंबर। दैट मीन्स कम्युनिकेशन इज स्टार्ट। एंड थर्ड प्रोसेस ऑफ द सोशलाइजेशन में आते हैं फ्रेंडशिप। देयर इज नो फ्रेंडशिप बिकॉज सोसाइटी इज नॉट देयर, तो फ्रेंडशिप इज ऑल्सो नॉट देयर। बच्चा जहां जाता है वहीं फ्रेंडशिप करता है। अपने नियर बाई सोसाइटी में कोई बच्चे फ्रेंडशिप बहुत कम करते हैं, और वो बच्चे करते हैं जो दे आर ऑल्सो नॉट गोइंग टू स्कूल, क्योंकि कम्युनिटी में पूरा टाइम देते हैं, सोसाइटी में सुबह से लेकर के शाम तक खेलते हैं, तो उनका फ्रेंडशिप भी हो जाता है। DPS में पढ़ने वाले बच्चे अपने सोसाइटी में कम्युनिकेशन नहीं करते, क्योंकि वो स्कूल में जाते हैं, वो एक ही ग्रुप पाते हैं। एंड लास्ट ऑफ द सोशलाइजेशन इज स्टार्ट योर स्कूल। अब स्कूल का भी लेवल आप चेक कर लीजिए। टीचर और स्टूडेंट के बीच में कितना कम्युनिकेशन है। यहां दिल्ली यूनिवर्सिटी के और भी बहुत अच्छे प्रोफेसर्स, जामियास के बहुत सारे प्रोफेसर्स एंड टीचर्स बैठे हुए हैं। बिफोर क्लास एंड आफ्टर क्लास देयर इज नो कम्युनिकेशन। देयर इज नो कम्युनिकेशन का मतलब मेरे कॉलेज में तो बिल्कुल भी कोई कम्युनिकेशन नहीं, चाहे फीमेल हो या मेल हो। तो प्रॉब्लम इज दैट कि जब ऑप्शन इज नॉट देयर तो स्टूडेंट कहां जाएगा। आपको पता है गुड़गांव में 6 क्लास में पढ़ने वाला एक बच्चा AI से पूछ के अपने ही फादर के नाम FIR किया था। आप समझ सकते हैं ना, क्योंकि देयर इज नो कम्युनिकेशन। अगर हम कम्युनिकेशन को सॉर्ट आउट कर देंगे तो AI का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, 100% सॉर्ट आउट हो जाएगा। 100% का मतलब ये नहीं कि ये AI खत्म हो जाएगा, AI का हम यूज नहीं करेंगे, बट जहां असेसमेंट इंपॉर्टेंट होगा, जहां उसकी जरूरत केवल महसूस होगी, वहीं AI का इस्तेमाल होगा। अगर एक PhD सुपरवाइजर अपने स्कॉलर को टाइम नहीं देगा और स्कॉलर को थीसिस भी टाइम से पूरा करना है, सुपरवाइजर का प्रेशर है, तो आइडियाज के लिए और थीसिस लिखने के लिए वो AI से नहीं पूछेगा तो किससे पूछेगा? भाई एक टाइम था हम कैब में चलते थे,
तो कैब को बीच में रोक रोक करके पूछते थे कि हमें इंडिया इंटरनेशनल सेंटर जाना है, तो कम्युनिकेशन भी स्टार्ट होता था, लर्निंग भी स्टार्ट होता था। अब हम ऐप में लगा दिए, देयर इज नो कम्युनिकेशन, ड्राइवर से भी नहीं कम्युनिकेशन होता, पड़ोस से, अगल बगल किसी से कम्युनिकेशन नहीं होता। मेनी टाइम हम इंडिया इंटरनेशनल सेंटर आते हैं बट वी आर नॉट अवेयर कि लेफ्ट है कि राइट है। अब इस पर हमें यह सोचना होगा कि हमें अपनी प्रायोरिटी को सेट करना होगा, अपने रोल को सेट करना होगा। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हट सकते हैं। अगर आप फैमिली मेंबर हैं तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमने अपने बच्चे का एडमिशन बहुत अच्छे स्कूल में करा दिया है। नो, आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। आपको अपना रोल सेट करना होगा कि व्हाट इज माय रोल एंड व्हाट आई कंट्रीब्यूट इन माय सोसाइटी एंड माय फैमिली। अगर आप अपने बच्चों पर टाइम देते हैं तो आप इसमें से बहुत अच्छे से जानते होंगे कि उसका आपको रिजल्ट आउटपुट क्या है। अगर आप टाइम नहीं देते हैं, जस्ट वी आर फैसिलिटेट इन सर्विसेज, तो आपको फिर ये सारा प्रॉब्लम जो आज यहाँ का हमारा टॉपिक है, एआई वेस्ड एजुकेशन, ये या एआई के द्वारा क्या क्या चेंजिंग पैटर्न इन योर सोसाइटी, वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी बातों को सुना। आप सभी का बहुत बहुत आभार। Thank you so much, sir. Now, without any further ado, I would request our co-chair, Dr. Amrita Shastri ma'am, to please share your insights. Thank you, Tushita. Good morning, everyone, people on the dais and off the dais, and thank you, CNMS Namo Studies, Professor Jasim Mohammed, for giving me this opportunity to speak on AI in education, AI for education. Now, I am also a sociologist and a professor. एक छोटी सी कहानी से शुरू करूँगी। यहाँ पे बहुत सारे students बैठे हैं। One day a student came to me in class and told me that can you check my mark sheet and say me whether I have passed. ChatGPT says that I have passed, but I am unable to understand. I was aghast at that time, thinking that a student is unable to even read. वो अपना मार्कशीट पढ़ना नहीं जानती है और उसके लिए उन्हें ChatGPT का इस्तेमाल करना पड़ा पूछने के लिए कि मैं पास की हूँ कि नहीं की हूँ, और ChatGPT के उत्तर से वो संतुष्ट नहीं थी या सेटिस्फाइड नहीं थी। तब वो टीचर के पास आई। दैट वॉज अ टाइम, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू कैन इमेजिन, मैं खुश हूँ या मैं दुखी हूँ। एंड आई वॉज हैप्पी एज वेल एज अपसेट। यू मस्ट बी वंडरिंग वाई आई वॉज हैप्पी। आई वॉज हैप्पी, मैं खुश इसलिए थी कि मुझे इस बात का गर्व था कि वो अल्टीमेटली टीचर के पास ही आई। AI टीचर को रिप्लेस नहीं कर पाया। पर मैं दुखी इस बात से थी कि आज जेन ज़ी इस पोजीशन में पहुंच गए हैं कि वो अपना मार्कशीट भी पढ़ना नहीं जानते हैं। तो यहाँ आता है द रोल ऑफ टीचर। AI फॉर एजुकेशन हम सबको समझ में आता है, टूल इज़ देयर। प्रोफेसर JP सिंह ने बोला, प्रोफेसर दिव्या जी ने बोला, बच्चों ने पेपर प्रेजेंट किया, उन्होंने भी बोला। टेक्नोलॉजी है, हम इसको मना नहीं कर सकते हैं। वी हैव टू अडेप्ट। चेंज इज़ द अनचेंजेबल लॉ ऑफ नेचर। अगर हम अडेप्ट नहीं करेंगे तो हम पेरिश कर जाएंगे। सो इट्स इम्पॉर्टेंट, वी शुड अडेप्ट। बट वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ AI इन एजुकेशन। और जब हम AI इन एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, 3 मुद्दे यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ नॉट ओनली स्टूडेंट्स, इट इज़ नॉट ओनली टीचर्स, बट आई फील द थर्ड स्टेक होल्डर, पेरेंट्स की भी भूमिका इसमें बहुत ज़्यादा है। हम इसको नहीं नकार सकते हैं कि पेरेंट्स की रोल AI एजुकेशन में कितनी इम्पॉर्टेंट है। जैसे बच्चों ने भी पेपर प्रेजेंट किया, आई थिंक शाही रज़ा एंड वंशित मेहता ने। जेन ज़ी का अटेंशन स्पैन बहुत शॉर्ट है। पॉडकास्ट है, मॉड्यूल्स है, 15 सेकेंड्स के रील्स हैं। दीज आर समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हमें उस हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करके चीज़ों को बदलना पड़ेगा एज टीचर्स, एज एजुकेटर्स, जिसमें बच्चा अडेप्ट कर पाए। ना कि बच्चे को बार बार आप ये ब्लेम करें कि आप AI का यूज़ क्यों करते हैं।
इस सब चीज़ों का एमलगमेशन हमें एक एथिकल एआई यूज़ मॉडल में ले आता है। सो प्रॉब्लम आज के टाइम पे जब हम एआई के बारे में बात करते हैं, जो डिबेट इमर्ज होके हमेशा आता है एजुकेशन में, ये होता है कि आप क्रिएटिविटी को लूज़ कर लेते हैं एआई यूज़ करके। बट अगर हम इसको बहुत ही पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में देखें, सर्टनली क्रिएटिविटी गेट ऑल्सो एनहांस्ड विद द यूज़ ऑफ एआई। तो हम ये नहीं बोल सकते, द रियल प्रॉब्लम विच I feel also as a parent of a Gen Z, the real problem is not whether machines think, but the real problem arises when humans stop thinking. So अगर हम thinking stop कर दें, AI would be dangerous for us. But if we are not stopping to think, then AI can never overpower us. So I'll end with this entire idea that AI will always assist teachers, AI will never replace teachers. And with that note, I would say, a student coming to a teacher is not failing the teacher, but also giving that power to teacher to overpower AI. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Now, with deepest gratitude, I would request Chair of the technical session, Professor Ehtaram Riza Khan, sir, to please share his insights. Good morning, everyone. It's a wonderful opportunity for me to be a part. Jasim bhai, thank you for inviting me. बहुत दिन से दिल था आपके प्लेटफॉर्म पे आऊँ और कुछ बोलूँ। जगह जगह बोल लिया, दूरदर्शन, आकाशवाणी, लेकिन आपके प्लेटफॉर्म पर बोलना अलग है। और हम सब लोग खुशकिस्मत हैं कि आपके आसपास हम लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि पॉजिटिविटी इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। दो चीज़ें सर लाइफ में इम्पॉर्टेंट हैं, वन इज़ पॉजिटिविटी एंड आई फाइंड यू आर वेरी पॉजिटिव एंड द पीपल अराउंड यू आर ऑल्सो वेरी पॉजिटिव, ऑलवेज स्माइलिंग। टॉपिक की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मसला ये है, हम सब लोग घबरा बहुत रहे हैं। जो चीज़ हमें फ़ायदा देने वाली है हम उससे बहुत घबरा गए हैं, कुछ डीप फेक्स की वजह से, कुछ डिजिटल अरेस्ट और ये सब चीज़ें हमारे चारों तरफ हो रही हैं जिससे हम घबराए हुए हैं। अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, एलन ट्यूरिंग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार एआई बनाया था, एआई मॉडल बनाया था, और उन्होंने एक सिस्टम ऐसा बनाया, उसके बाद चेक किया, ह्यूमन को एक कमरे में बिठा दिया और कंप्यूटर को दूसरे कमरे में बिठाया और दोनों को एक सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस दिए। उसके बाद ये पता लगा कि मशीन इंटेलिजेंट है या नहीं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत धूम के साथ आगे बढ़ी। जब मैं कर रहा था एमसीए तो हम लोग चेस का प्रोग्राम बना लेते थे, टिक टैक टो का प्रोग्राम बना लेते थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इतना काम हम लोग कर रहे थे। हमारे एक प्रोफेसर थे इश्तियाक साहब, वो बात करते थे कि भाई सब ठीक है, एक सेंटेंस की बात बताओ, मंकी एट द बनाना, ठीक है, एंड बनाना एट द मंकी, ये भी ग्रामेटिकली ठीक है। तो बात आई कि अब कैसे पता लगाएं क्या चीज़ ठीक है। तो बात हमारे परसेप्शन की है। देखिए, जब हम एग्रीकल्चर में देखें तो हर किसान, छोटा बड़ा किसान, हरियाणा, पंजाब, आंध्रा में दे आर मेकिंग यूज़ ऑफ एआई फाइनेंस में इस्तेमाल हो रहा है, बैंकिंग में, हेल्थ केयर में, तो क्यों ना एजुकेशन में इसका इस्तेमाल किया जाए। एंड इट्स द ड्रीम ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी that he wants to inculcate AI into every part of Indian life. NEP 2020 में एक बहुत बड़ी जगह दी गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। तो AI से हम भाग नहीं सकते। AI हमको हेल्प करने वाला है। कैसे हेल्प करेगा हम सब टीचर्स जानते हैं कि हमारे लिए एक तरह से एक फिल्म आई थी तारे ज़मीन पर, तो वहाँ हमने देखा था एक बच्चा, बहुत कमज़ोर बच्चा था पढ़ाई में और स्ट्रगल करता था, रोता था किनारों में जा जा के। एआई के साथ बेस्ट पार्ट ये होगा कि एआई बच्चे को बच्चे की क्षमता के हिसाब से पढ़ाएगा, उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से ट्रेन करेगा। तो हम पॉजिटिव्स की बात पहले करें तो टीचर्स को बहुत हेल्प करने वाला है, मॉनिटर्ड प्रोग्रेस होगी, और फिर टीचर्स का टाइम बचेगा रिसर्च करने के लिए, टीचर्स का टाइम बचेगा और काम करने के लिए, जबकि अटेंडेंस जो है वो एआई सिस्टम कैलकुलेट करेगा। जैसे ही आप क्लास में एंटर करते हो बायोमीट्रिक सिस्टम रहता है, तो वहाँ से अटेंडेंस आपकी रेटिना के थ्रू अटेंडेंस जाती है, वो हमारे एलएमएस के अंदर जा रही है। उसके बाद हमारी साल भर, सेमेस्टर भर की अटेंडेंस वहीं से बन रही है।
टेस्ट ले रहे हैं हम लोग अपना सारा फीडबैक जो है LMS के अंदर फीड कर रहे हैं, AI बेस्ड सिस्टम है, तो सब कुछ हमारे लिए ग्रेडिंग वगैरह भी AI सिस्टम्स कर रहे हैं। तो फ़ायदे बहुत हैं। आने वाले टाइम के साथ आप देखें तो ये ड्रीम है नरेंद्र मोदी जी का कि इंडिया को 2047 तक विश्व गुरु बनना है, तो वहाँ की जो रास्ता बनता है वो जाता है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, ICT से। तो लेट अस प्लेज कि हमें वो ड्रीम फुलफिल करना है इन द कमिंग टाइम। और किसकी जिम्मेदारी है? नरेंद्र मोदी जी अकेले बैठ के नहीं कर सकते। इट्स वर्क नाउ वुड कम ऑन टू द प्रोफेसर्स, ऑन टू द एसोसिएट प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स। वो अपने बच्चों को मेंटोर करेंगे और बच्चे उसके बाद ड्रीम फुलफिल करेंगे। एक लाइन जेनजी के लिए और है कि जेनजी को हम सब लोग कहते हैं लापरवाह है और बड़ी अजीब सी जनरेशन है ये, लेकिन मैंने जो महसूस किया है कंप्यूटर साइंस फैकल्टी के तौर पे, मैंने महसूस किया है उनकी गिटअप लाइब्रेरीज के अंदर घुस के देखा है मैंने, दे आर वेरी क्रिएटिव। इनके ये वो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं जो हमने अपने टाइम में नहीं सोचे थे। जो प्रोजेक्ट मैंने 2000 लाइन लिखकर बनाया था AI में 1993-94 में एक्सपर्ट सिस्टम का, वही ये बच्चे आज पाइथन में 10 या 12 लाइन में बना देते हैं। तो लेट अस अप्रिशिएट दैट दिस इज़ अ चेंज जनरेशन। ऊपर वाला जब बनाता है तो जनरेशन्स बदलती हैं, तो लेट अस स्टैंड विद दैट कि जेन ज़ी इज़ स्मार्ट एंड दे आर गोइंग टू कोप विद ऑल द थिंग्स। अभी हमें फिक्र रहती है ये लोग तो चेक भी नहीं बना पाते, तो ये जाके काम क्या करेंगे। बट लेट मी रिमाइंड यू, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे आर वेरी स्मार्ट एंड द फ्यूचर इज़ ऑन देम। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू जसिम भाई, जय हिंद। Thank you so much, sir. Now I would request Dr. Daulat Ram Sharma, sir, to please conclude the session with your remarks. सभा में उपस्थित सभी हमारे मेहमान, डाइस पर हमारी अध्यक्षता कर रहे आज के एहतराम रजा खान साहब, मैं आपसे आज बात AI के बारे में तो नहीं करूंगा क्योंकि हमने अपने विद्वानों को सुना है। मैं बात करूंगा अपने नमो अध्ययन केंद्र की तरफ से कि हमारा ये केंद्र किस तरीके से कार्य कर रहा है, और तमाम यूनिवर्सिटी से हम लोग अपना MOU करके और दिल्ली में तमाम अपने छात्रों से और विद्वानों से मिलकर हम इस केंद्र को चला रहे हैं। मैं बहुत हृदय की तमाम तर गहराइयों से आप सबका इस्तकबाल करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस केंद्र से जुड़े हुए हैं, और आह्वान भी करते हैं हम कि इस केंद्र से जुड़ें, क्योंकि नमो अध्ययन केंद्र जिस तरीके से आज नए नए विषयों पर कार्य कर रहा है और युवाओं को जोड़ रहा है। हमारे तमाम ऐसे विद्वान लोग हमारे इस केंद्र से जुड़े हुए हैं जो अपने विचार, जो पब्लिक पॉलिसीज़ बना के हमें देते हैं। और आज बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे मध्य पद्मश्री अवॉर्डी श्री आनंद कुमार जी हमारे मध्य बैठे हैं। ये हमारे नमो केंद्र की एक सार्थकता ही है कि ऐसे लोग जिन्होंने, कुछ लोग जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग जो वक्त का सांचा बदल गए। शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से आनंद कुमार जी ने एक क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं और आज पूरे समाज में एक उदाहरण बने हुए हैं, हम चाहते हैं कि इसी तरीके का एक बौद्धिक विचार हमारे नमो केंद्र से जुड़े। और जो युवा यहाँ पर बैठे हैं, जो विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं, बहुत अच्छा पेपर प्रेजेंट किया इन दोनों विद्यार्थियों ने, मैं उनको भी शुक्रिया अदा करूँगा कि जब हमारा एक बौद्धिक विचार युवाओं से जुड़ेगा तो एक नया भारत बनेगा, एक नया विकसित भारत बनेगा। जिस तरीके का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा है, स्वप्न देखा है, उसी तरीके से हम उसी विचारधारा पे चल रहे हैं। नमो केंद्र तमाम सेमिनार सिंपोजिया आज करा रहा है और नई नई कार्यशालाएं बच्चों को दे रहा है। ये अपने निजी हितों से, आप विश्वास नहीं करेंगे, एक बार जोरदार तालियां जसीम मोहम्मद जी के लिए बजाइए आप, कि वो अपनी पॉकेट का पैसा लगा के जिस तरीके से इस अध्ययन केंद्र को चला रहे हैं। मैं जुड़ा हुआ हूं उनके साथ, शाना बशाना हर चीज़ में हम साथ रहते हैं, देखते हैं कि वो अपने जीवन की तमाम कटौतियों से कटौती करके और इस अध्ययन केंद्र के लिए अपना एक तरीके से प्राणवायु देते हैं। तो हम शुक्रगुजार हैं जैसे मोहम्मद साहब के, जो इतने इस केंद्र को अपने
कहते हैं खून से सींचना जिसे कहते हैं वो कर रहे हैं। हम सब आपको दुआएं देते हैं इस बात के लिए कि ये केंद्र ऐसे ही चलता रहे। यहाँ बहुत सारे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, यहाँ जितने भी हमारे सामने लोग बैठे हुए हैं ये वो लोग हैं जो इस केंद्र को बिल्कुल आधार दे रहे हैं। हम सब का शुक्रगुजार करते हैं। इसी के साथ मैं आह्वान भी करता हूँ कि जुड़े हैं हमारे इस केंद्र से और अपने जिस स्तर पर हम अपनी सामर्थ्य दे सकते हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसका भला करें और हम सब समाज का एक हित करें। मैं इसी के साथ अपना विचार यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। प्लीज़। Thank you, sir. Please be seated. देखिए अगर कोई मुस्कुरा नहीं रहा तो कह जरूर दें। आ जाओ, सब आ जाओ, नदी में आ जाओ, पूरा लेना है बेटा, आ जाओ। कलीग नहीं, बुखार में था, आपके नाम सुन के आया, जब मैं आ रही तो मुझे राजकुमार ने बताया कि मैसेज करा कि मैं आपकी कॉलेज में कहा तो हमने बताया कि उन्होंने सबको जय सर। सर कहाँ हैं आप? अरे सर आइए सर। उन्होंने खुशी की हमारे बीच प्रोफेसर विवेकानंद सिंह सर ऊपर आते हैं। एंड खुशी तो मुझे अच्छा लगा सुन के। यस एंड खुशी के जो डैड हैं आई बिलीव ही इज वर्किंग समथिंग इन इंडो। मैंने कहा थैंक सर बिकॉज़ उसमें ना दे आर द ओनली वन जिनके चैप्टर छपे। अच्छा बिकॉज़ इसमें नंबर है ना। शायद कुछ 2 मार्क्स